नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे संभाव्य संसाधन, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, कि जो प्राकृतिक में होते हैं, जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव या आर्थिक कारणों की वजह से वर्तमान में उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है, उसे ही संभाव्य संसाधन कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे और इसी का एक उदाहरण है यूरेनियम। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। यूरेनियम जो है क्या है? संभाव्य संसाधन है, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस है। आप लोग याद रखेंगे संभाव्य संसाधन यानी कि संभावित संसाधन। वैसे प्राकृतिक संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव या आर्थिक कारणों से वर्तमान में उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, इसे ही संभाव्य संसाधन कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम इसी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बतानी है कि बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो आप लोग याद रखेंगे समूह के सदस्य। ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय को कौन लेता है? तो आप लोग याद रखेंगे समूह के सदस्य लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि इसकी शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई थी, यानी कि SHG की सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1968 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे विवर्तन। ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विवर्तन किसे कहा जाता है? तो प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश से होकर अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी जो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो बताने है कि किस देश से होकर के बहती है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्राजील। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमेजन नदी ब्राजील से होकर के बहने वाली नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख के रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि आंख के रेटिना का वह क्षेत्र जहां पर दृष्टि सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वो दोस्तों गर्तिका कहलाता है या फिर पीत बिंदु कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गर्तिका या पीत बिंदु वह क्षेत्र होता है जहां पर दृष्टि सर्वाधिक होती है। आंख के रेटिना का वह भाग होता है या क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि यहीं पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी कि गर्तिका पर यहीं पर क्या होता है? सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ये आंख के रेटिना का एक भाग है, क्षेत्र है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी CO। ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों यानी कि CO है, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गमन करती है? किस माध्यम में? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा या इस्पात। ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गमन करती है या सबसे तेज यात्रा करती है, तो वो है लोहा। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी तथा बाह्य यानी कि बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसे दोस्तों मैग्नेटोपॉज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। लोकतंत्र दोस्तों यानी कि डेमोक्रेसी, बतानी है कि इसका तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता यानी कि पूरी की पूरी जो सत्ता होती है वो जनता के हाथ में होती है। यही दोस्तों लोकतंत्र का मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। जैसा कि हमारा देश है लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि सार्वभौम सत्ता यानी कि सभी सत्ता जो है ये पूरी की पूरी सत्ता जो होती है ये जनता के हाथ में होती है, यानी कि ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में होती है, यही लोकतंत्र का मतलब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS के प्रश्न होने वाले हैं जो आगामी रेलवे ग्रुप D नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज, तो आप लोग याद रखेंगे लिस्टर। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रपात यानी कि वाटरफॉल, बताने कि स्टेनले तथा लिविंग स्टोन ये दोनों प्रपात किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे कोगो और जायरे नदी, यानी कि स्टेनले कांगो नदी पर है और लिविंग स्टोन जायरे नदी पर है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों प्रपात यानी कि दोनों वाटरफॉल स्टेनले तथा लिविंग स्टोन कांगो तथा जायरे नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कांगो जायरे नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स पर, यानी कि ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व कहे जाते हैं, यानी कि रेयर एलिमेंट्स कहे जाते हैं? बतानी है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व अर्थात रेयर एलिमेंट्स कहे जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे F ब्लॉक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। F ब्लॉक तत्व को दोस्तों दुर्लभ तत्व कहे जाता है, यानी कि रेयर एलिमेंट्स कहे जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें एक और है दोस्तों S ब्लॉक, तो इस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि F ब्लॉक को
दुर्लभ तत्व रेयर एलिमेंट्स कहे जाते हैं, वही एस ब्लॉक को दोस्तों संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का क्या नाम है? दोस्तों बतानी है कि इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे आदित्य L1, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले पहले सोलर मिशन का नाम है, आप लोग याद रखेंगे आदित्य L1। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों आदित्य L1 जो है ये सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो आप लोग याद रखेंगे गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे गुरुग्राम में। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि 2015 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, इस संगठन का, गठबंधन का। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। 2015 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इसका जो सचिवालय है वो है गुरुग्राम में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मीणा नामक जनजाति, तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, मीणा नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेशा फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस रेशा को, फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों रेयॉन को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेयॉन को दोस्तों क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रेट दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि पेयजल में नाइट्रेट से बच्चों में क्या होता है? ब्लू बेबी रोग होता है। यह सिंड्रोम है जो क्या होता है? बच्चों में होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नाइट्रेट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का एक अयस्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्यानता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे श्यानता कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वार के फल को कहते हैं। दोस्तों बतानी है कि ज्वार के फल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरियोप्सिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज्वार के फल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरियोप्सिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली शहर में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस प्रकार के पादप ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? डेड सेल से बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है दोस्तों ये मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? देखिए दोस्तों, हर्षचरित जो क्या है, ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। बतानी है कि किनके द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। ऑप्शन सी, हर्षचरित किनके द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार आयोजित करता है, यानी कि आइस फेस्टिवल आयोजित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीन दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार आयोजित करने वाला देश है, यानी कि आइस फेस्टिवल को आयोजित करता है जनवरी से मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से मार्च तक चीन प्रत्येक वर्ष बर्फ का त्योहार आयोजित करता है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कहां स्थित है चश्मे शाही, जो क्या है, भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है? तो ये दोस्तों स्थित है कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कहां पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।